तो बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, लेकिन अब ये देखते हैं कि वो गणतंत्र में तब्दील किस प्रकार हुआ। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ। तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूशिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। हजारों स्वयंसेवकों ने इसे पूरे यूरोप में राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। तो ये जो था अप्रैल में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस ने जो जंग थी वो घोषित कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ, हम ये देखते हैं कि हालांकि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे प्रूशिया के राजा से, लेकिन उसकी प्रूशिया के राजा से गुप्त वार्ता भी चल रही थी। मतलब लुई 16 ने क्या किया कि वो वैसे तो संविधान मानने के लिए रेडी हो गया था, कि प्रत्यक्ष रूप से वो संविधान मान रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने जाके प्रूशिया के राजा से वार्तालाप शुरू कर दिया था। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, जिन्होंने ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। मतलब जो फ्रांस में चीजें हो रही थी वो वहाँ के शासकों को डरा रही थी, जो यूरोप के बाकी शासक थे उनको डरा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी लोग इस प्रकार की दंगे करना शुरू कर दे, दंगे फसाद शुरू कर दे, और हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्ति है वो किसी भी तरीके से कम हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रूशिया के राजा ने और बाकी यूरोप के देशों ने अपनी जो आर्मी थी, वो सैनिक थे, वो इधर भेज दिए लुई 16 के सपोर्ट में। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मर्सिले भी थी। यह गीत पहली बार मर्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। मर्सिले अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो उनके जो लोग थे, जो स्वयंसेवक थे, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया था, वॉलंटियर किया था, वो लोगों ने उनके होठों पर जो गाना था वो था मर्सिले, जो अब आज की तारीख में मर्सिले उनका फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसा हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, वैसे उनका मर्सिले है। तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्योंकि जो युद्ध हुए वो तो ठीक थे, लेकिन उस वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति थी। मतलब एक तो उनको लॉसेस हुए कि जन मन धन की बहुत ज़्यादा क्षति हुई, और आर्थिक कठिनाइयां और झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। मतलब पुरुष तो चले गए थे जंग लड़ने, लेकिन जो फिर बाकी चीज़ें थी, जो रोजी रोटी वगैरह की जो जिम्मेदारी थी, वो औरतों के ऊपर लगी थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो जो बहुत सारे लोग थे, उनको ये भी लगता था कि जो 1791 का संविधान था वो कुछ फेयर नहीं था, बिकॉज हमने देखा कि जो सबसे जो कराधार थे, वो जो सबसे ज़्यादा कर भरते थे, उन्हीं को थोड़ी सी शक्ति मिली थी, बाकी लोगों को उतनी नहीं मिली थी। इस वजह से इन लोगों का ये बहुत अधिक उसमें मानना था, पैमाने पर मानना था कि ये जो जंग है क्रांति की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जो सबसे फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लोग थे वो क्या करते थे, जो जंग पे नहीं जाते थे, वो क्लब्स बना लेते थे अपने छोटे छोटे, जहाँ पे वो डिस्कशन करते थे, यानी अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, आपस में देखते थे कि किसका कैसा सोच है, किस प्रकार चलती है। तो उसके लिए वो लोग क्लब बनाते थे। तो जैकोबिन कौन थे? जैकोबिन राजनीतिक क्लब में सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। तो जो जैकोबिन क्लब था वो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से डिराइव किया था, वहां से वो बनाया गया था। इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। मतलब ये जो क्लब के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो नीचे तबके के थे वो थे, मतलब जो सबसे गरीब थे वो थे। और उनका जो नेता था, उनका जो प्रतिनिधित्व करता था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये भी नाम बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। तो जो गोदी कामगार थे, मतलब जो डॉक वर्कर जिसको बोलते हैं, जो उसके जो जहाँ पे शिप रहती है उसके किनारे जो काम करते हैं सामान इधर उधर ले जाने के लिए, उनकी तरह जो धारीदार लंबी पतलून थी, जो उनकी पैंट्स थी उस पर ऐसे जो पैंट रहती थी वो लंबी ऐसे रहती थी और उस पर से धारियाँ बनी रहती थी।
वो पहनने का उन्होंने निर्णय लिया था। इन जैकोबिनों को सॉ क्लॉथ कहा जाता था, जिसका नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ जो था वो था बिना घुटने वाले। यानी जो बिना घुटने वाले इसलिए क्योंकि जो वहाँ की जो कुलीन वर्ग था, जो नोबिलिटी थी, वो उस टाइम पे नी ब्रीजेस पहनती थी। नी ब्रीजेस जो पैंट रहती है वो घुटने तक की रहती थी, और फिर आपने देखा होगा कि ऐसे स्टॉकिंग्स पहना जाता था और फिर जूते पहने जाते थे। तो इनके इस वजह से इन्होंने जो नाम दिया था वो बिना घुटने वाले नाम दिया था। तो वो लाल रंग की और वो लोग लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। लाल रंग की टोपी का हमने अभी महत्व देखा कि वो ये दर्शाती थी कि जो दास थे वो मुक्त हो गए, क्योंकि ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी जो जैकोबिन क्लब था उन्होंने ये सब प्रथाएं तो शुरू की, पर महिलाओं को इन प्रथाओं को फॉलो करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब हम देखते हैं कि मतदान का अधिकार किसको था। 10 अगस्त की सुबह जैकोबिनों ने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये सब जंग वगैरह हुई तो जो नेशनल असेंबली थी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि वो लोग सब लड़ने चले गए थे। तो ये और इन लोगों को वैसे भी लग रहा था कि जो नेशनल असेंबली है उसमें सिर्फ अमीर वर्ग के लोग हैं, गरीबों का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस वजह से 10 अगस्त की सुबह यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो आपका ये थर्ड फेज शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति का। तो 10 अगस्त की सुबह जैकोबिनों ने ट्यूलेरिये के महल, यहाँ पे जो महल था उस पर धावा बोल दिया, और जो राजा था, जो लुई 16वां था, उसके जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, उनको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बना लिया था। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। तो जब ये जैकोबिनों ने कब्जा किया सत्ता पर, तो उन्होंने जो चेंजेस लाए उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो शाही परिवार था उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। ये बोल दिया कि इसका प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो शाही परिवार है अब वो पावर में नहीं रहेगा, वो सत्ता में नहीं रहेगा, और उनको जेल में डाल दिया। फिर से नए चुनाव हुए, और इस जो नए चुनाव हुए थे उसमें पहले आप देख सकते हैं कि 25 वर्ष के वो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब 21 वर्षीय हर इंसान, हर पुरुष वोट दे सकता था, मत दे सकता था। उसके पास कितनी संपत्ति है वो मैटर नहीं करता था। तो अब देखते हैं कन्वेंशन राजतंत्र का अंत किस तरीके से हुआ। तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। तो ये जो जैकोबिन थे उन्होंने अपनी जो असेंबली थी उसका नाम जो रखा था, पहले की जो असेंबली थी उसका नाम नेशनल असेंबली था, अब ये जो नई असेंबली बनी उसका नाम था कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। तो ये जो राजतंत्र था, जो राजा की सत्ता थी, उन्होंने उसको हटा दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। मतलब अब इसमें राजा का कोई रोल नहीं था, ये सब जो लोग जिनको इलेक्ट करेंगे, लोग जिनको मत देंगे, वही सत्ता चला सकेंगे। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, मतलब यहाँ पे वंशानुगत राजशाही नहीं हो सकती, जो मोनार्की जिसको बोलते हैं, मतलब जो राजा की जो सत्ता रहती है वो यहाँ पे नहीं होगी। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। तो आप देख सकते हैं कि जैकोबिनों ने आके सबसे पहले जो लुई 16वां था, जो राजा था, उनको न्यायालय द्वारा देशद्रोह की तहत फांसी की सजा दे दी, मतलब मौत की सजा दे दी। तो 21 जनवरी को प्लेस डी लॉ कॉन्कर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो लुई 16वें को इन्होंने फांसी दे दी, और इसके बाद जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हाल हुआ। तो जो मैरी एंटोनेट थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उनका भी वही हाल हुआ। वो इनकी पत्नी थी लुई 16वें की। यहाँ पे हमने कुछ नए शब्द देखे थे, वो थे कॉन्वेंट, जिसका मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। मतलब कॉन्वेंट वो होती है जहाँ पे जैसे चर्च वगैरह होता है, उस प्रकार का कॉन्वेंट भी होता है जहाँ पे धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत बोलते हैं। मतलब वहाँ पे सिर्फ धार्मिक जीवन ही जीता है इंसान। और फिर दूसरा जो टर्म है वो है देशद्रोह, या अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। देशद्रोह वो होता है जब आप अपने देश से या सरकार से विश्वासघात करते हैं, उनके खिलाफ कुछ रचते हैं, तो षड्यंत्र रचते हैं, उसको देशद्रोह बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जैकोबिनों का जो राज था उसको आतंक राज बोला जाता था। जो ये कन्वेंशन का जो राज था, इसको जो इंग्लिश में आप बोलते थे रेन ऑफ टेरर। तो ये ऐसा क्यों था? तो रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई।
उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। तो रॉबेस्पियर ने आप देखेंगे कि क्या किया, वो एक जैसा डिक्टेटर जैसा बन गया। उसने वो क्या करता था कि उसको जो भी लगता था कि गणतंत्र के खिलाफ है उसको वो जेल में डाल देता था, गिरफ्तार कर देता था और क्रांतिकारी जो न्यायालय थे उसके द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाता था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो वे गिलोटीन होते। तो जो गिलोटीन है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मशीन है इसको गिलोटीन बोला जाता है। तो जो भी दोषी होता था रॉबेस्पियर उसको गिलोटीन करवा देता था। गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रख कर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है यहाँ पे उसका सर रखा जाता था और ये जो ब्लेड रहती थी वो छोड़ दी जाती थी नीचे ये हटा के। तो उस वजह से जो इंसान रहता था उसका जो सर था वो कट के नीचे आ जाता था, तो सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और दोस्तों इसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि जो गिलोटीन है उसका जो इन्वेंशन जिसने किया था, जिसने उसको आविष्कार किया था, उस इंसान का जो सरनेम था वो भी गिलोटीन था। इस वजह से इस मशीन का नाम गिलोटीन पड़ा है। तो उसके बाद बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई थी। लाइक भले ही इसने कुछ कुछ गलत चीज़ें की लेकिन कुछ कुछ नई चीज़ें भी लाई थी जैकोबिन क्लब ने। परंपरागत मॉन्सियर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन एवं सितोयन बोला जाता था। तो पहले जो फ्रांस में सर और मैडम रहते तो उनको मॉन्सियर और मदाम बोला जाता था, लेकिन इसके बाद जैकोबिन क्लब के पावर में आने के बाद कन्वेंशन को सत्ता मिलने के बाद उनको सितोयन बोला जाता था, मतलब जिसको आप सिटीजन्स कहते हैं और हिंदी में नागरिक और नागरिका। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई थी, मतलब राशन कर दिया गया था उनको। इनका एक ही जो प्राइस था, उनकी जो कीमत थी वो एक जैसी होती थी हर जगह, इस वजह से उसको राशन कर दिया गया था। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। मतलब जो किसान थे अब उनका जो भी प्राइस रहता था, जो भी उनकी कीमत रहती थी वो सरकार ने बाध्य कर दी थी उनकी उपज की। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो आप जिसको ब्राउन ब्रेड कहते हैं वो अनिवार्य था। अब कोई भी अब नई जो भी लोग थे वो अच्छे आटे की ब्रेड नहीं इस्तेमाल किए जा सकते थे क्योंकि वो एकता का प्रतीक नहीं कहलाते थे। उसके बाद चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया था। जो चर्च थे उनको सबको बंद कर दिया और उनके जो इमारत थी उसको भवन या बैरक या ऑफिस बना दिया गया, दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब जो उसके समर्थक थे वो भी अब ऐसे हो गए थे कि जो रॉबेस्पियर की नीतियां थी वो उनको सही नहीं लग रही थी, वो उससे डर रहे थे। अंत में जुलाई में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। मतलब अब रॉबेस्पियर को ही इन लोगों ने दोषी ठहराया गया उसका जो आतंक राज था वो खत्म करने के लिए, और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये कैसे आयरनी है, यहाँ पे आप व्यंग देख सकते हैं कि जो रॉबेस्पियर था वो सभी को गिलोटीन करता था और अंत में उसका भी हाल वही हुआ, उसका ये कर्म था। अब हम देखेंगे कि एक नया संविधान और एक डायरेक्टरी किस प्रकार बनी। तो नए संविधान, जब रॉबेस्पियर को गिलोटीन किया उसके बाद नए संविधान के तहत संपत्तिहीन भाग को मताधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट जो उनकी सत्ता थी वो खत्म हुई तो जो कुछ मध्यम वर्गीय नए थोड़े से अमीर लोग थे उनको मौका मिला कि वो जो सत्ता है उसकी वो छीन सके, मतलब उनको पावर में आने का मौका दिया गया। जब उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गरीब लोग थे उनसे मताधिकार छीन लिया और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। तो ये जो था वो उसमें जो 2 परिषद थी वो एक थी डायरेक्टरी जहाँ पे आपको दिख सकता है और जो दूसरी थी वो थी विधायिका। तो ये जो डायरेक्टरी थी उसमें 5 लोग हुआ करते थे, जो उसकी सदस्यता थी वो 5 लोगों की थी।
और ये आप देखेंगे कि जब नई गवर्नमेंट बनी इन अमीर लोगों की थोड़े से, तो वो ना आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ती थी। मतलब ऐसा होता था कि ये लोगों की, ये डायरेक्टरी की और विधायिका की आपस में नहीं बनती थी, जिस वजह से ये एक दूसरे को निष्कासित कर देते थे, और इसके कारण जो इनकी जो सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा एक स्टेबल सत्ता नहीं थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी। तो इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता, मतलब इनकी जो राजनीतिक सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा अस्थिर थी, ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप सभी ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि वो किस तरीके का कॉन्करर था, उसने किस तरीके की चीज़ लोगों को मतलब यूरोप में कितने देशों को उसने अपने अंतर्गत ले आया था जंग कर करके। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे।